government release all prisoners, release the curfew. नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो संसद में आज, जिसमें हम बताते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में आज हुआ क्या और आपके लिए सदन की कार्यवाही से जुड़ी कौन सी बातें जरूरी हैं। 15 मार्च 2022 यानी आज रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बयान सामने आए। राज्यसभा में नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बनाए गए मंत्रालय के कामकाज पर बात हुई, जनजातीय कार्य मंत्रालय के काम पर चर्चा हुई और लोकसभा में रेलवे ग्रांट को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। लेकिन सबसे पहले बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान की जो भारत की मिसाइल के पाकिस्तान के अंदर अनजाने में ही चले जाने की घटना पर रहा। रक्षा मंत्री ने सदन को घटना के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूँ। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जो लोग मिसाइल वाली खबर को फॉलो नहीं कर पाए हों उनके लिए बता दें कि 9 मार्च को अचानक पाकिस्तान के मियां चन्नू में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जा गिरी थी। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत से जवाब मांगा था। खैर, फिर लौटकर संसद आते हैं, जहां यूक्रेन रूस की जंग से बने हालात पर विदेश मंत्री ने भी पहले राज्यसभा और बाद में लोकसभा में बयान दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन में बने हालात और वहां फंसे भारतीयों की वापसी के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सिलसिलेवार तरीके से सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि 90 फ्लाइट से भारतीयों समेत करीब 150 विदेशियों को भी भारत लाया गया। कई बार तो हालात बेहद खराब थे। सुनिए। The most challenging part of the evacuation exercise was that of evacuating Indian nationals from Kharkiv and Sumy. Both the places witnessed heavy shelling and airstrikes. Many options were worked out to evacuate students through buses and trains. A team from our embassy in Moscow had also been sent to the Russia-Ukraine border. क्योंकि पहले से तय था कि विदेश मंत्री दोनों सदनों में यूक्रेन के हालात पर बयान देंगे, विपक्ष भी पूरी तरह से इसके लिए तैयार था। उसने 3 सवाल पूछे। पहला कि क्या भारतीयों को यूक्रेन से निकालने में देरी हुई। इस पर विदेश मंत्री ने कहा कि एक तरफ शुरुआत में यूनिवर्सिटी मेडिकल स्टूडेंट्स के देश छोड़ने को हतोत्साहित कर रही थी, दूसरी तरफ यूक्रेन सरकार कह रही थी कि हालात काबू में हैं। यहाँ बैठकर कहना बेहद आसान है, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ये विदेश मंत्री ने कहा जवाब में। इंडियन एम्बेसी ने 15 फरवरी को हमारे विद्यार्थियों को लाने के लिए ये कोशिश की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो एडवाइजरी दी थी, एडवाइजरी देने के बाद भी हमारे स्टूडेंट्स या हमारे सिटीजन्स वक्तिया क्यों नहीं पहुंचे। एक और उसी वक्त दूसरे कंट्री के यानी कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, चाइना, जर्मनी एटसेट्रा, उनको कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई, वो सेफली पहुंचे। ये क्या कारण हुआ? Understand, sitting here, it is very easy to pass judgment saying you should have done this earlier or this, you should have done this faster. Please understand what was the situation of the students. The students, who do they listen to? They listen first of all to the university. They listen to their student advisors. They listen to the local government. They listen to other students. They talk to their families and say, should I come back or not? But having said all that, let us also recognize about 4,000 of them actually returned due to our advisories. So please
think that through. If our advisories were of no use, why did 4,000 people come back? यूक्रेन से जुड़ा विपक्ष का दूसरा सवाल जंग के हालात के बीच मारे गए भारतीय छात्र नवीन का शव भारत लाने से जुड़ा था। देखिए इस पर विदेश मंत्री ने क्या जवाब दिया। जो हमारे कर्नाटक के एक नवीन शेखरप्पा जिसकी बॉडी अभी भी वहां पर है, तो वो कब आएगा और उसके लिए क्या इंतजाम आप करने वाले हैं? We will ensure that his mortal remains are brought back to this country. At this time, there are some processes at play. I don't want to share too many things at the moment until the picture is little clearer. But I want to be very clear to the House through you, sir, that we will make every effort to bring back his mortal remains. So that assurance I am willing to give. ये सवाल भी उठा कि यूक्रेन संकट के दौरान भारत गुटनिरपेक्ष नहीं रहा। गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है कि ना किसी पावर ब्लॉक के साथ होना, ना ही उसके विरोध में रहना। विदेश मंत्री ने इस बारे में इतना ही कहा कि भारत शुरू से ही कहता रहा कि डिप्लोमेसी और बातचीत से मसले को सुलझाया जाए। पीएम ने दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों से संपर्क बनाए रखा, ये जवाब मिला विदेश मंत्री का। खैर, जब यूक्रेन के गंभीर मुद्दे पर विपक्ष सवाल पूछ रहा था तो कुछ ऐसा हुआ कि सभी के चेहरों पर हंसी आ गई। दरअसल राज्यसभा में चेयर पर विराजमान उपसभापति ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुष्मिता देव को गलती से सुष्मिता सेन कह दिया था और हंसी छूट गई सबकी। सुष्मिता सेन जी, प्लीज। देव जी, प्लीज। सॉरी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सॉरी। सुष्मिता देव जी, प्लीज। Thank you, Vice Chairman, sir. I personally thank you for the compliment, but I prefer to be referred to as Dev. इसके अलावा राज्यसभा में रेलवे ग्रांट को लेकर लंबी चर्चा चली। इस दौरान रेलवे में खाली पदों को लेकर जल्द भरे जाने से लेकर निजीकरण तक पर बात हुई। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने सीधे आरोप लगाया कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत की रेलवे परियोजनाओं के लिए कम पैसा खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे में कमाई वाली चीजें प्राइवेट प्लेयर्स के हवाले की जा रही हैं, ये ठीक नहीं है। कनिमोई ने दिल्ली में एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो के लिए अनिल अंबानी की कंपनी से करार की याद भी दिलाई। We have seen examples, even what happened to the Delhi metro to the airport, when the private player just abandoned because it was not profit making. They just abandoned, and then in the last minute the railways had to take it over and complete. And even when it was completed, there's a lot of falls over there, problems with the buildings over there. So this is what the private sectors are capable of doing. हालांकि विपक्षी सांसद जहां अपने इलाके में रेल को लेकर मांगे भी रख रहे थे, वहीं इस बीच शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर ने ट्रेनों के आपस में टकराने के रोकने के लिए टेस्ट में रेल मंत्री की मौजूदगी को लेकर उनकी तारीफ भी कर डाली। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि अपना काम कराने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं। हाँ, सब जगह घूमते सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। खाली मेरा काम होना चाहिए इसलिए नहीं सराहना करता हूं, लेकिन एंटी कोलिजन वाली ट्रेन में फ्रंट में बैठ के, ड्राइवर के सीट में बैठ के ये ट्रायल लेने वाला भारत का एक पहला रेल मंत्री रहेगा आप सर। लोकसभा में रेल पर बात हो रही थी तो राज्यसभा में भी नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास पर चर्चा के दौरान मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी कहा कि पूर्वोत्तर के एक बड़े इलाके में रेलवे का जाल बिछाया जा रहा है। कल विपक्ष ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर कई सुझाव भी दिए, चिंताएं जताई। उस पर मंत्री जी ने कहा कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी कुछ माननीय सदस्य ने कल क्रिटिसाइज किया है, मगर नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत पूर्वोत्तर में इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दी जा रही है। अगरतला अकुरा रेल लिंक परियोजना अगरतला को अकुरा में बांग्लादेश रेलवे नेटवर्क से जोड़ेंगे। इस रेल नेटवर्क के द्वारा अपने पड़ोस देश के साथ ट्रेडिशनल और हिस्टोरिक रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगा। एक बार इस रेलवे नेटवर्क चालू होने के बाद कोलकाता और अगरतला के बीच यात्री और गुड्स की ट्रांसपोर्ट के लिए यात्रा का समय कम होगा, खर्च भी कम होगा। टोटल लेंथ इसका
12.26 किलोमीटर है, 12.26 किलोमीटर है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा 5.46 किलोमीटर इंडियन साइड हम 580 करोड़ डोनर डिपार्टमेंट खर्च कर रहे हैं और 6.8 किलोमीटर वो बांग्लादेश साइड होते हैं, वो भी पैसा भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा हम खर्च कर रहे, क्योंकि हमारे लिए उस ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत प्रमुख है। राज्यसभा में बैंकिंग फ्रॉड को लेकर भी बात हुई। विपक्ष ने सबसे बड़ा बैंक घोटाला कहे जा रहे एबीजी शिपयार्ड केस की जांच में देरी के आरोप लगाए, तो सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि लोन यूपीए के दौर में मिला, महाराष्ट्र सरकार के चलते जांच में देरी हो रही है। राज्यसभा में जनजातीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल में कहा कि मेरी वजह से बीजेपी सांसदों को टिकट नहीं मिला। इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद गांधी परिवार निशाने पर है और जब आज राहुल गांधी संसद पहुंचे तो उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का वो सवाल उनका इंतजार कर रहा था जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार से इंटरव्यू की हेडलाइन था। मैं चाहता हूं सबकी कांग्रेस, कुछ लोग चाहते हैं घर की कांग्रेस। सर, कपिल सिब्बल ने कहा कि सबकी कांग्रेस है घर की कांग्रेस। इसके अलावा पीएम मोदी ने द कश्मीर फाइल्स का भी जिक्र किया और उसकी चर्चा की और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए जो सच सामने लाती रहें। इसके अलावा उन्होंने ऐसी तमाम फिल्में बनाने की अपील भी कर डाली। तो जाते जाते आपको बता जाते हैं आज संसद का सबसे बड़ा हासिल ये है, जिसके बारे में सरकार ने खुलकर तो नहीं कहा लेकिन इशारा किया कि यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई अधूरी छोड़ कर आए छात्रों की पढ़ाई पूरी कराने के इंतजाम की कोशिश की जा रही है और नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार और बांग्लादेश से जोड़ने का काम लगातार जारी है। तो संसद में आज में इतना ही। कैसा लगा आपको ये शो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी संसद से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।